प्रदीप नरवाल हमारे भाई, यहां से जो हमारे प्रत्याशी हैं, हमारे बीच में हमारे भिवानी से कॉमरेड हमारे प्रत्याशी सीपीएम के ओम प्रकाश जी, हमारे बीच में पूर्व विधायक पूर्व सीपीएस रामकिशन फौजी जी, मंच का संचालन कर रहे पूर्व विधायक डॉक्टर शंकर भारद्वाज जी, सम्मानित मंच। पूरे हरियाणा में क्या चल रहा है उसकी रिपोर्ट आप तक आ गई कि नहीं आ गई? क्या चल रहा है? किसकी सरकार बन रही है हरियाणा में? हरियाणा के कोने कोने से आज एक ही आवाज आ रही है, बीजेपी की दमनकारी सरकार जा रही है और कांग्रेस पार्टी की सरकार। और आज जिस जोश के साथ, जिस बड़ी संख्या में आप यहां पहुंचे हैं, आपने भी डिक्लेयर कर दिया, आज दृश्य साफ हो गया, भवानीखेड़ा हल्के ने ठाना है मेरे भाई प्रदीप को यहां से जिताना है। आज आपने क्लियर कर दिया, आपको मैं बधाई देता हूं। यह जीत, भवानीखेड़ा की जीत अकेले भाई प्रदीप की नहीं होगी। ये जीत जितनी प्रदीप की होगी उतनी आपके भाई दीपेंद्र की भी यहां से जीत होगी। आपने आज दिखा दिया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। यह समय आ गया बदलाव का। बीजेपी सरकार जिसने इतना नुकसान किया हरियाणा का, देश में नंबर 1 बना दिया बेरोजगारी में, हरियाणा प्रदेश को देश में नंबर 1 बना दिया महंगाई में, देश में नंबर 1 बना दिया अपराध में, देश में नंबर 1 हरियाणा को इस बीजेपी सरकार ने बना दिया अपराध में। भ्रष्टाचार, विकास की पटरी से उतार दिया हरियाणा प्रदेश को। हर वर्ग का अपमान किया, गरीब आदमी की सारी स्कीम बंद कर दी, चाहे 100 गज के प्लॉट की स्कीम थी, चाहे मकान की स्कीम थी, प्रॉपर्टी आईडी में, फैमिली आईडी में उलझा दिया गरीब आदमी को। 750 किसानों की जान की कुर्बानी लेने वाली ये सरकार साबित हुई। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को अपने पैरों तले कुचलने वाली ये सरकार साबित हुई। और आपने देखा घमंड, इस सरकार में इतना घमंड, बीजेपी को भी पता चल गया था कि इनके सरकार इनकी जारी है, तभी अपने मुख्यमंत्री को बदल दिया, अपने उप मुख्यमंत्री को बदल दिया चुनाव से पहले, लेकिन घमंड नहीं बदला। क्योंकि जब हमने पदयात्रा करी हरियाणा में और एक बात पूछी, सवाल पूछा बीजेपी से कि हरियाणा मांगे हिसाब, आपने हरियाणा का भट्टा इतना बुरी तरह क्यों बिठाया? 10 साल में बिठा दिया कि नहीं बिठा दिया भट्टा हरियाणा का बीजेपी ने? जब सवाल पूछा तो इन्होंने कहा कि हम जवाब नहीं देंगे क्योंकि हम बीजेपी हैं, हम तो घमंडी पार्टी हैं, हम तो इतना अहंकार है। हुड्डा साहब और कांग्रेस पार्टी हमसे हिसाब मांग रहे हैं, हम तो हिसाब नहीं देंगे, हिसाब लेंगे। अब समय आ गया आपके फैसले का। जिस दिन बटन दबे, भवानीखेड़ा वालों, जिस दिन बटन दबे 5 अक्टूबर को इतनी तेज बटन दबाना, इतनी जोर से बटन दबाना कि दिल्ली तक ये आवाज जाए कि बीजेपी वालों आपने जो कहा कि हिसाब नहीं देंगे 10 साल की दुर्दशा का, कहीं और देश में शायद बिना हिसाब दिए काम चल जाता हो, लेकिन यहां नहीं चलेगा क्योंकि ये हरियाणा है प्रधान, है कि नहीं है हरियाणा? अब भाई हम कहना चाहते हैं प्रदीप जी को, आप यहां से प्रदीप जी को बड़ा आशीर्वाद देकर आप चंडीगढ़ भेजने का काम करें। मैं आदरणीय प्रियंका जी के आशीर्वाद से कहना चाहता हूं, चंडीगढ़ आप भेजना, खाली हाथ चंडीगढ़ से हम वापस नहीं आने देंगे। प्रदीप जी के बारे में मैं कहना चाहता हूं। और भी प्रदीप भाई कह रहा था कि भवानीखेड़ा में सब तहसील बने, सब डिवीजन, सब भवानीखेड़ा में सब डिवीजन बने और सब डिवीजन भवानीखेड़ा में बने और पानी आए। प्रदीप भाई, और एक और मैं बता दूं, आपको पता है ये प्रदीप भाई और हम एक गांव से हैं दीदी, हमारा गांव भी एक है, हम एक गांव से हैं, लेकिन क्योंकि साथ लगता इसका हल्का है, लेकिन वो हल्का ओपन है, तो आज यहां से आपने कांग्रेस पार्टी ने प्रदीप को अवसर देने का काम किया है। मैं बधाई देता हूं इस नौजवान को। इन नौजवान ने जिस ईमानदारी से ये चुनाव लड़ा है, 36 बिरादरी का मान सम्मान जिस तरीके से इन्होंने किया है, और बताओ भवानीखेड़ा वालों, प्रदीप मेरे भाई ने 20 दिन में सिस्टम घुमा दिया कि नहीं घुमा दिया भवानीखेड़ा का? और ये जो सिस्टम इन्होंने घुमाया है, 8 अक्टूबर के बाद जब ये चंडीगढ़ जाएंगे, भवानीखेड़ा हल्के के विकास के काम के लिए मीटर प्रदीप और हम मिलकर खींच देंगे मीटर, ये आपको विश्वास दिलाते हैं। भवानीखेड़ा में पहली कैबिनेट मीटिंग कांग्रेस पार्टी की जब होगी, प्रियंका जी के आशीर्वाद से भाई सब डिवीजन भी आपका बनवाएंगे और पानी भी भवानीखेड़ा के अंदर पहुंचाने का काम करेंगे। और भी जो कोई बात होगी प्रदीप, आपकी बात में कोई कमी कसर नहीं छोड़ेंगे।
तो भाई बताओ, ये फैसला है, आज हमारे आय की मान सम्मान रखोगे? एक एक वोट दोगे तो एक बार हाथ खड़ा करके दीदी के सामने बताओ। जो 5 तारीख बीजेपी फारिग, ये तय हो गया। मैं अब जिस घड़ी का इंतजार था वो हम सबके बीच में आ चुकी है। मैं अपनी नेता, इस देश की नेता, जन जन की नेता, और जिनके आशीर्वाद से मैं आज यहां तक पहुंचा हूं, मैं हम सबकी नेता दीदी प्रियंका गांधी जी को आमंत्रित करता हूं आप सबके बीच में। सभी लोग एक आवाज में बोलेंगे, प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी। राम राम। बहुत समय से बैठी हैं, गर्मी भी बहुत है, इसमें ज्यादा गर्मी लगती है ना? कोई बात नहीं, आपको सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इतने समय से आप सब मेरा इंतजार कर रहे हैं और मेरी बातों को सुनने के लिए यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ आए हैं। श्री दीपिंदर हुड्डा जी, बैठ जाओ प्रदीप, कोई नहीं। दीपिंदर हुड्डा जी, प्रदीप नारवाल जी और बाकी यहाँ के जो हरियाणा के पदाधिकारी हैं, नेतागण हैं, जो मंच पर आसीन हैं, सबका इस मीटिंग में आज बहुत बहुत स्वागत। देखिए, ये हरियाणा प्रदेश है, यहाँ इस धरती पर खड़े होकर बहुत गर्व होता है। साथ क्या हो रहा है आप समझिए कि बदलाव की शक्ति आपके हाथों में है। आज अगर आप एक ऐसी सरकार चाहते हैं जो आपके लिए काम करे, तो आप आसपास देखिए, मेरी बातों पे भी मत चाहिए, देखिए कि संघर्ष करने वाला कौन है। ये दीपिंदर जी बैठे हैं, जानती हूं अच्छी तरह दीपिंदर जी को, मैं सालों से देख रही हूं। और ये मत समझिए कि सिर्फ इनकी बातों पे मैं कह रही हूं, मैं पूछती हूं लोगों से, हरियाणा से कोई आता है मैं पूछती हूं, दीपिंदर जी मिलते जुलते हैं लोगों से, गांव में जाते हैं, संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं, हमेशा यही पता चलता है कि मेहनत करते हैं, कि इनका घर इनके दरवाजे आपके लिए 24 घंटे खुले रहते हैं। ये प्रदीप नरवाल जी हैं, प्रदीप नरवाल जी हैं, मेरे साथ बहुत काम किया है यूपी में, और देखिए जो मेरे साथ काम करता है वो 24 घंटे काम करता है। मैं नींद सोने ही नहीं देती, 3 बजे तक 4 बजे तक काम करते हैं, फिर से 7 बजे सुबह उठो चलो काम पे। सारे बैठे हुए हैं, सब जानते हैं, आपको बताएंगे। तो मेहनती लड़का है, संघर्ष किया है इसने भी, साधारण परिवार का लड़का है। हाँ, आपको नया नया लगता होगा, लेकिन आपके हर गली में आएगा। मैं जानती हूं इस चुनाव के दौरान भी आया होगा, गांव गांव तक पहुंचा होगा। देखिए, जब हम नेता को चुनते हैं ना, जब हम नेता को चुनते हैं, हमारे प्रदेश है वहां लागू है। आपको आज 1200 में सिलेंडर मिल रहा है, हम 500 में दिलवाएंगे। राजस्थान में हमारी सरकार थी, राजस्थान में हमारी सरकार ने एक बहुत अच्छी स्कीम लागू की, उसमें 25 लाख रुपए तक गरीब परिवारों में जिसका भी इलाज कराना था, कोई सी बीमारी हो उसका इलाज मुफ्त हो रहा था। स्वास्थ्य बीमा जो था वो 25 लाख था। लोगों के हार्ट के ऑपरेशन, किडनी के ऑपरेशन, बड़ी बड़ी कैंसर जैसी बीमारियां, उनका सब का इलाज हो रहा था, एक पैसा नहीं देना पड़ा। सिर्फ जो रजिस्ट्रेशन भरने का पैसा था 100-150 रुपए, वही जा रहा था। वो स्कीम हम हरियाणा में भी लागू करना चाहते हैं। 300 यूनिट बिजली, अगर हमारी सरकार आएगी तो आपको 300 यूनिट बिजली मुफ्त में मिलेगी। जो बेसिक शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं वो आपको मुफ्त में मिलेंगी। गरीब परिवारों को
100 गज का प्लॉट और 2 कमरे का मकान मिलेगा। और मेरे भाई हमेशा कहते हैं, जहां जहां जाते हैं, 8000 किलोमीटर की यात्रा की है उन्होंने देश भर में, सबके पास गए हैं, बढ़ाइयों के साथ काम समझने के लिए, किसानों के साथ खेती को समझने के लिए, महिलाओं के पास गए हैं कि आपकी क्या समस्याएं हैं, जो ट्रक चलाते हैं उनसे बात की है, जो टैक्सी चलाते हैं उनसे बात की है, जो कुरियर का काम करते हैं, जो छोटे मोटे कारोबार करते हैं उनसे बात की, सबसे समझने की कोशिश की कि आपकी समस्याएं क्या है। और उन्होंने कहा और समझा कि आज भी हमारे देश में बहुत अन्याय है। तो उन्होंने सोचा कि देखिए, जाति जनगणना होनी चाहिए, और ये तय किया है कि हमारी सरकार आएगी हरियाणा में तो जाति जनगणना करेंगे, हम करवाएंगे। क्यों? ये जानने के लिए कि किसकी कितनी कितनी आबादी है, क्या उसकी आबादी के तहत या जो उसकी क्या क्या समस्याएं हैं उसके तहत उनको सुविधाएं मिल रही हैं कि नहीं, क्या जो सरकारी स्कीमें हैं वो वहां तक पहुंच रही हैं कि नहीं, क्या आरक्षण है सबको मिल रहे हैं कि नहीं। और ये एक जाति दूसरी जाति की बात नहीं है, ये बात है कि जब हम समझेंगे कि कितनी कितनी आबादी है, जब जाति जनगणना होगी, और जब बड़ी जातियों के भी जो गरीब लोग हैं उनकी भी हमें समझ होगी कि किसके पास क्या है, क्या सुविधा मिल रही है, तभी अच्छी तरह से जो सरकार की सुविधाएं हैं, जो सरकार जो आरक्षण होते हैं, वो सब अच्छी तरह से सबके लिए हो पाएंगे। तो ये भी एक हमारा लक्ष्य है कि हम इसको करेंगे। क्योंकि जैसे मैं कह रही थी, भाई कहते हैं कि बड़े बड़े उद्योगपतियों को आप देखिए, बड़ी बड़ी मीडिया के जो कॉरपोरेट जो कंपनियां हैं उनको आप देखिए, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं जो इस देश में सारे बड़े निर्णय लेते हैं, उनको आप देखिए, तो उनमें 90% से ज्यादा आपको ये दिखेगा कि जो ओबीसी हैं, जो दलित हैं, जो एसटी हैं, उनका प्रतिनिधित्व नहीं है। तो वो चाहते हैं कि सब आगे बढ़े, एक साथ आगे बढ़े, सबका विकास हो, और जैसे हमें हमारे संविधान में लिखा है वैसे ही होना चाहिए कि सबका समान अधिकार हो। इसीलिए सबको एक वोट दिया गया है संविधान में। और आज भाजपा के नेता, बड़े से बड़े नेता मोदी जी की तरह, उनके मंत्रियों की तरह पिछले चुनाव में क्या फैलाने लगे कि संविधान को बदलेंगे, कि उनको सत्ता फिर से मिलेगी तो संविधान को बदलेंगे। इसका मतलब है कि आरक्षण को कम करेंगे, इसका मतलब है कि ये जो सारी लैटरल एंट्रियां हैं वो बढ़ेंगी। जैसे सेना में अग्निवीर करना चाहते हैं, उसी तरह से अलग अलग उद्योगों में ठेकेदारी पे काम दे रहे हैं, ताकि आपको पूरी सुविधाएं नहीं मिले, आपको आरक्षण नहीं मिले। तो अगर आपको न्याय चाहिए, आपको ऐसी सरकार चाहिए जो आपके लिए नीतियां बनाए, किसी बड़े उद्योगपतियों के लिए नहीं, अपने मित्रों के लिए नहीं, जो आपके लिए नीतियां बनाए, जिससे आपको अच्छी सुविधाएं मिले, जिससे आपका जो पैसा है, आपकी जो संपत्ति है इस देश की, वो आपके जेब में जाए, तो आप कांग्रेस को समर्थन करिए। प्रदीप जी आपके लिए दिन रात काम करेंगे। दीपिंदर जी आपके लिए समर्पित रहे हैं, समर्पित रहेंगे। और हम सब तो हाजिर ही हैं, पुश्तों से आप देख रहे हैं, आपके लिए दिन रात एक करना हमारे लिए एक सौभाग्य है। आज श्राद्ध का आखिरी दिन है, कल से नवरात्रि शुरू होंगी। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी आशा है कि अब नवरात्रि की शुभ अवसर पे ही अगले कुछ दिनों में आप अपना वोट डालने जाएंगे, तो आप कांग्रेस को जिताएंगे और अपने लिए, अपने भविष्य के लिए एक नई लहर लाएंगे, एक नई ऊर्जा लाएंगे। पास में कॉमरेड ओम प्रकाश जी सीपीएम से इंडिया अलायंस में भिवानी से प्रत्याशी हैं, उनके लिए भी मैं खास अपील करना चाहती हूं, आप उनको भी आगे बढ़ाइए,
हमारा गठबंधन आपके लिए काम करेगा, आपकी सरकार बनाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बहनों, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। प्रियंका जी को शिवशंकर भारद्वाज जी एक मिनट तोहफा देंगे।